नमस्कार दोस्तों, अपना फोर्थ लेसन चल रहा है मुस्लिम आक्रमण, उद्देश्य व प्रभाव, जिसके अंतर्गत अपने मुस्लिम आक्रमण और उसके बाद में उसके प्रतिरोध स्वरूप गुज्जर प्रतिहारों की बात कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो में अपने एक और मुस्लिम आक्रमण का प्रतिरोध करने वाले शासक की बात करेंगे, बप्पा रावल, या इन्हीं को कहा जाता है काल भोज। काल भोज, बप्पा रावल या काल भोज, जिनका शासनकाल रहता है 734 से लेकर 753 तक। 734 से लेकर 753 तक। अब देखिए ये कौन से वंश के शासक थे? ये मेवाड़ के गुहिल वंश के शासक थे। मेवाड़। तो थोड़ी सी मैं प्रारंभिक बातें कर लेता हूँ, उसके बाद में अपने जो बप्पा रावल या काल भोज है इसकी बात है वो करेंगे। तो मेवाड़ का जो गुहिल या इसको कहते हैं सिसोदिया राजवंश, सिसोदिया राजवंश, इसकी जो स्थापना है वो गुहिलादित्य ने की। गुहिलादित्य ने स्थापना की इसकी। गुहिलादित्य ने। गुहिलादित्य मूल पुरुष या आदि पुरुष हैं। जो इनके वंशज थे वो गुहिल, गुहलोत या सिसोदिया कहलाए या सिसोदिया कहलाए। तो प्रारंभ में जो इनका राज्य था वो ईडर में था। फिर कुछ समय तक राज्य चलता रहा। जो वंश की स्थापना है वो लगभग 566 में होती है। भी 566 के अंदर होती है। इस राजवंश की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये राजवंश एक ही स्थान पर सर्वाधिक लगभग 1100 सालों तक शासन करने वाला विश्व का एकमात्र राजवंश है। विश्व का एकमात्र राजवंश है। यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है ना, जिसको प्राचीन समय में मेवाड़ बोला जाता था, यहीं पर स्थापना हुई और लास्ट जब तक अपना देश आजाद हुआ 1947 तक लगभग यहीं पर इनका शासन रहा। बीच बीच में क्या हुआ कि कई बार बीच बीच के अंदर जो अन्य जो मुस्लिम थे उन्होंने मेवाड़ या चित्तौड़ पर अधिकार है वो कर लिया। तो गुहिलादित्य इस वंश के संस्थापक रहते हैं। लेकिन प्रथम जो प्रतापी शासक थे वो काल भोज या बप्पा रावल थे। इनके बारे में एक लाइन आती है कि मेवाड़ में गुहिल वंश जो था उसमें प्रथम प्रतापी शासक या वास्तविक संस्थापक है वो किसे माना जाता है? वो बप्पा रावल या काल भोज को ही माना जाता है। क्योंकि इनके समय में जो शक्ति थी वो अपने उत्कर्ष पे थी, यानी कि सर्वाधिक शक्तिशाली जो शासक है यही थे। तो गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक, गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। माने जाते हैं। वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। अब देखिए यदि अपने बात करें इनके गुरु की, गुरु, इनके गुरु थे हारित ऋषि। हारित ऋषि। तो प्रारंभ में मैंने आपको पीछे की वीडियो में ये बात बताई कि जब मध्यकाल में हूण आक्रमण से पूरा भारत नष्ट हो जाता है, तो पूरे भारत के नष्ट होने के बाद में दोबारा जब राजवंशों की स्थापना हुई तो कोई बड़े बड़े साम्राज्य नहीं थे, छोटे छोटे साम्राज्य थे। तो बप्पा जो रावल थे ना वो क्या करते थे? हारित ऋषि की जो गाय थी वो चराते थे। हारित ऋषि की गाय चराते थे। कौन? बप्पा रावल। बप्पा रावल यानी कि काल भोज। काल भोज। तो इनके जो गुरु हैं हारित ऋषि वो काल भोज को उपाधियां देते हैं। काल भोज को उपाधि दी। उपाधि दी। दो उपाधियां देते हैं वो काल भोज को, एक तो बप्पा रावल की और दूसरे एकलिंग जी की दीवान की। कौन कौन सी उपाधियां देते हैं? पहली, बप्पा
रावल की, और दूसरी एकलिंग जी के दीवान की। एकलिंग जी के दीवान की। देखिए क्या होता है, जब बप्पा रावल हारित ऋषि की गाय चराने जाते हैं तो उनमें से एक गाय ऐसी थी जो प्रतिदिन चर के आती थी, लेकिन उसके थनों में दूध नहीं होता था। जब हारित ऋषि ये बात पूछते हैं भी इस गाय का रोजाना की रोजाना दूध कहाँ चला जाता है, तो कालभोज कहते हैं कि मेरे को इसके बारे में कोई कुछ जानकारी है वो नहीं है। जब एक दिन हारित ऋषि बप्पा रावल का पीछा करते हैं, जंगल में जाते हैं, तो वो देखते हैं कि दोपहर के समय में सारी की सारी गायें चर के एक स्थान पे बैठ जाती हैं, लेकिन वो एक गाय गहरे जंगल की ओर जाती है और उनके थनों से अपने आप दूध है वो चलने लग जाता है। पत्तों को हटा के देखते हैं तो वहाँ से एक शिवलिंग निकलता है। तब हारित ऋषि क्या करते हैं, हारित ऋषि कालभोज को एक तो बप्पा रावल की उपाधि देते हैं और दूसरा एकलिंग जी के दीवान की। एकलिंग जी यानी कि भगवान शिव का ये रूप है। तो इनको एकलिंग जी को क्या माना जाता है, वास्तविक शासक, वास्तविक शासक। जब भी कोई भी मेवाड़ महाराणा राजा बनता था, राजा बनते समय शपथ लेता था, तो वो इसी प्रकार की शपथ लेता था कि मैं एकलिंग जी के दीवान यानी कि प्रतिनिधि के रूप में क्या करूंगा, शासन करूंगा। राजस्थान की दो ऐसी रियासतें थी जो अपने आप को वास्तविक शासक नहीं मानते थे। कौन कौन सी, मेवाड़ और आमेर। मेवाड़ का गुहिल राजवंश और आमेर का कछवाहा राजवंश। आमेर का जो कछवाहा राजवंश था वो स्वयं को गोविंद देव जी यानी कि भगवान कृष्ण के दीवान के रूप में मानकर शासन करते थे, और मेवाड़ का जो गुहिल वंश था वो अपने आप को एकलिंग जी का दीवान यानी कि प्रतिनिधि मानकर शासन है वो करते थे। तो दो उपाधियां मिलती हैं कालभोज को, कौन कौन सी, बप्पा रावल की और एकलिंग जी के दीवान की। किसके द्वारा, गुरु हारित ऋषि के द्वारा, हारित ऋषि के द्वारा। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे आती है जो कि आपने ध्यान में रखनी है। रणकपुर शिलालेख, रणकपुर शिलालेख। रणकपुर शिलालेख में ये कहा गया है कि कालभोज और बप्पा रावल दो अलग अलग व्यक्ति हैं। यानी कि रणकपुर शिलालेख में ये कहा गया है कि कालभोज अलग था और बप्पा रावल अलग था। इसके अलावा अपने को उस समय या उसके बाद के जितने भी ऐतिहासिक संदर्भ मिलते हैं सब में ये कहा गया है कि जो कालभोज था वही क्या था, बप्पा रावल था। लेकिन रणकपुर शिलालेख में ये कहा गया है कि कालभोज अलग था और बप्पा रावल अलग था। इसके बाद में जो बप्पा रावल की बड़ी उपलब्धि थी, ये मध्य एशिया तक का क्षेत्र जीतता है, जीत लेता है। मध्य एशिया, इराक, ईरान का, इसके अलावा उसके आसपास के जो छोटे छोटे और क्षेत्र थे, इराक, ईरान और उसके पास जो भी क्षेत्र थे, यानी कि सभी मुस्लिम शासकों को ये वहां तक क्या कर देता है, पराजित कर देता है और उन राज्यों की राजकुमारियों के साथ ये विवाह भी करता है। तो बप्पा रावल के लिए एक लाइन आती है कि मुस्लिम जो शासक थे उनकी शक्ति को इसने तहस नहस कर दिया या चूर चूर है वो कर दिया, चूर चूर है वो कर दिया। तो मध्य एशिया तक के क्षेत्रों को ये जीतता है और बप्पा रावल जब इन क्षेत्रों को जीत लेता है तो एक सोने का सिक्का चलाता है, सोने का सिक्का चलाया, सोने का सिक्का चलाया। ये सोने का सिक्का 115 ग्रेन का था, ग्रेन वजन था, ग्रेन का मतलब वजन था, 115 ग्रेन का था। इस पे आकृति कौन कौन सी थी, यानी कि क्या क्या बना हुआ था आकृति,
इसकी यदि आकृति की बात करें तो गाय के अंदर विशेष रूप से कामधेनु गाय थी, वो बनी हुई थी। या इसके अलावा बछड़ा बना हुआ था, त्रिशूल बना हुआ था, मछली बनी हुई थी, शिवलिंग बना हुआ था। ये सारी चीजें हैं वो इसके अंतर्गत है बनी हुई थी। ठीक है, इसके बाद में देखिए जो कालभोज या बप्पा रावल है, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट। 734 में चित्तौड़ विजय। चित्तौड़ विजय सबसे पहले चित्तौड़ को जीतने वाला शासक मेवाड़ के अंदर कौन था? बप्पा रावल या कालभोज था। 734 तक यहाँ पर यहाँ का जो शासक था चित्तौड़ का वो कौन था? मान मोरी। मान मोरी जो कि क्या था? मौर्य शासक था। मौर्य शासक था। मान मोरी नामक मौर्य शासक था, इसको हराया। मौर्य शासक मान मोरी को पराजित करके चित्तौड़ पर 734 में कौन अधिकार कर लेता है? बप्पा रावल अधिकार कर लेता है। और जब वो चित्तौड़ को जीत जाता है तो बप्पा रावल ने उपाधियां धारण की। उपाधियां धारण की। बप्पा रावल ने उपाधियां धारण की। कौन कौन सी उपाधि धारण करता है? 3 उपाधियां धारण करता है। भी 3 उपाधि धारण करता है। पहली उपाधि हिंदू सूर्य, दूसरी उपाधि राजगुरु और तीसरी उपाधि चकवे धारण। चकवे धारण, ये 3 इंपॉर्टेंट उपाधियां वो धारण करता है। 3 इंपॉर्टेंट उपाधियां हैं वो धारण करता है। इसके अलावा जो बप्पा रावल की राजधानी थी वो नागदा थी। भी राजधानी नागदा। नागदा में ही बप्पा रावल की समाधि है और जो इनका समाधि स्थल है ना उसको बाप्पा रावल कहा जाता है। उसको बाप्पा रावल कहा जाता है। या मैं एक और इंपॉर्टेंट यहां पे बात करूं तो बप्पा रावल ने कैलाशपुरी। कैलाशपुरी कहां पर है? उदयपुर में है। उदयपुर में यहां एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंग जी मंदिर का निर्माण है वो करवाया। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने कालभोज या बप्पा रावल में ध्यान रखनी है। 2 मिनट में दोबारा रिपीट कर देता हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही 10-15 लाइनें हैं, ध्यान रखनी है। देखिए, कालभोज को बप्पा रावल कहते हैं। ठीक है, गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, क्योंकि इसके समय में आके राज्य क्या हो जाता है? बहुत ही शक्तिशाली। जबकि इस वंश का संस्थापक कौन था? गुहिलादित्य था। और ये वंश क्या कहलाता है? गुहिल, गहलोत या सिसोदिया कहलाता है। इनके गुरु का नाम क्या था? हारित ऋषि था। हारित ऋषि ने कालभोज को बप्पा रावल और एकलिंग जी के दीवान की उपाधि दी। तो मेवाड़ के जो शासक थे वो एकलिंग जी को तो वास्तविक शासक मानते थे और खुद को एकलिंग जी का दीवान यानी कि प्रतिनिधि मानते थे। इसके बाद में रणकपुर शिलालेख में ये बात लिखी हुई है कि बप्पा रावल और कालभोज अलग अलग आदमी थे। मध्य एशिया तक के ये क्षेत्रों को जीतता है। जीतने के बाद में एक सोने का सिक्का चलाता है जो 115 ग्रेन का था। इसके ऊपर गाय, बछड़ा, मछली, नदी, नंदी, इन सब की, त्रिशूल, इन सब की आकृतियां थी। इंपॉर्टेंट चीज 714 में मौर्य शासक मान मोरी को पराजित करके चित्तौड़ को जीतता है। चित्तौड़ को जीतने के उपलक्ष्य में ये 3 उपाधियां धारण करता है: हिंदू सूर्य, राजगुरु और चकवे धारण।
इसके अलावा ये कैलाशपुरी जो कि स्थान उदयपुर के अंदर है, वहाँ एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाता है और इसकी राजधानी जो थी वो नागदा थी। इसकी राजधानी में ही नागदा में इसकी समाधि बनी हुई है। इसके समाधि स्थल को बापा रावल कहते हैं, या जो इतिहासकार डॉक्टर CB वैद्य हैं, इन्होंने इनकी तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है। चार्ल्स मार्टेल जो थे वो फ्रांसीसी सेनापति थे और प्रथम ऐसे फ्रांसीसी सेनापति थे जिन्होंने मुगलों को पराजित किया। तो बप्पा रावल को आपने ध्यान से अच्छे प्रकार से पढ़ना है। इसी चैप्टर में अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान की, और पृथ्वीराज चौहान के बाद में अपने बात करेंगे हमीर देव चौहान की। जय हिंद, जय भारत।